Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Brendra Yadav, and today I will be taking up another lecture in our weekly news analysis. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा हमने एक वीकली न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स कैसा है, वीकली जो न्यूज़ एनालिसिस हम लेते हैं, है ना, तो कभी मान लीजिए किसी वीक में 10 आर्टिकल अच्छे आते हैं, किसी में 20 आर्टिकल अच्छा होता है, 30 होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर उस वीक एक किसी वीक का ज़्यादा आर्टिकल आ गया तो मैं उसको आने वाले वीक में कवर कर दूंगा। मेरा ये कहना था कि आप अगर मेरा वीकली न्यूज़ वीकली जो न्यूज़ का वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप सारे वीडियो सीक्वेंस में देखना। आपको मैं बता रहा हूँ पूरा मंथली और ईयरली कवरेज में करवा दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्डिंग भी हम करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझाते हैं, थोड़े फैक्ट्स भी समझाते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। तो ये ओवरऑल आपको पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में भी काफ़ी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा इस बार डिजिटल इकोनॉमी पे सवाल आया था। डिजिटल इकोनॉमी का प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। अभी टॉपिक पे हम ये आया था तो देखिए ई कॉमर्स में भी पूछ सकता है ना। अभी न्यूज में क्या आया था एक बार देख लेते हैं। रैपिड ई कॉमर्स ग्रोथ कुड हिट मिलियंस ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड जॉब्स, है ना। गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनका क्या कहना है? गोयल रेड फ्लैग्स प्रिडेटरी प्राइसिंग, faster growth in high margin items, online sales, question some of the Amazon's business practices। पहली चीज, हर न्यूज को हम कैसे डिकोड करते हैं? वाई, क्यों न्यूज में था, क्यों आया, पहले इस पे बात करते हैं। एक फाउंडेशन था EY इंडिया एंड पहल फाउंडेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि उनके रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज पाई कि इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और उससे हमें फ़ायदा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमी में उसका मुनाफा हुआ है। ऐसा एक फाउंडेशन है EY इंडिया, पहल इंडिया फाउंडेशन, इन्होंने ढूंढ के निकाला। अब हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि वो उस रिपोर्ट के फाइंडिंग से सहमति नहीं रखते, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि रैपिड ई कॉमर्स जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया में वो आने वाले समय में हिट मिलियन ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड जॉब्स, मतलब जॉब्स भी जाएगा और जो दुकानदार हैं उनका भी, मिलियंस दुकानदार का लॉस होगा। और साथ में उन्होंने कहा प्रीडेटरी प्राइसिंग की बात की। प्रीडेटरी प्राइसिंग, अभी आइए, अभी हमें यहां से एक एक चीजें देखना है। पहले उन्होंने बताया प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में, दूसरा उन्होंने कहा फास्टर ग्रोथ इन हाई मार्जिन, फास्टर ग्रोथ इन हाई मार्जिन वैल्यू आइटम्स, है ना। फास्टर ग्रोथ इन ऑनलाइन सेल्स, इसका बढ़ा है। ऑनलाइन सेल्स किसका बढ़ा है बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन सेल्स बढ़ा है। फास्टर ग्रोथ इन हाई मार्जिन आइटम्स, जिसमें हाई मार्जिन हो, हाई मार्जिन मतलब मुनाफा ज्यादा हो, प्रॉफिट हाई हो इसमें। और उन्होंने लास्ट में कहा अमेजॉन के बिजनेस प्रैक्टिसेस पे भी सवाल उठाया, अमेजॉन के बिजनेस प्रैक्टिसेस पे भी सवाल उठाए। अब आइए एक एक करके इन इशू को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है आपको पता ही होगा। फ्लैश सेल, फ्लैश सेल होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, आपको पता ही होगा। उसके अलावा हैवी डिस्काउंट्स चलते हैं, ठीक है। तो ये एक मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का एक प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा गया पॉलिसीज है कि भैया आप फ्लैश सेल चलाओ, हैवी डिस्काउंट चलाओ, बायर्स आएंगे, एड्स चलाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट्स करवाओ। पहले इन्होंने इसके बारे में बोला। दूसरा उन्होंने कहा फास्टर ग्रोथ है, जो हाई मार्जिन आइटम है उसका फास्टर ग्रोथ हो रहा है और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, दूसरा ये। तीसरा उन्होंने कहा बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। अभी ये चीज़ें समझने के लिए ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाके देखना चाहिए कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। बहुत ही ब्रीफली इसका, अभी देखिए ये बिजनेस हो रहा है तो कुछ तो सरकार ने रेगुलेशन बनाया होगा। तो रेगुलेशन क्या कहता है, भारत का रेगुलेशन, इंडिया का रेगुलेशन इस बारे में क्या कहता है? देखिए कैसा है, इंडिया में FDI जब आती है,
क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी है। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको बता दूं, अमेजॉन अमेरिकन कंपनी है, फ्लिपकार्ट आपको पता होगा इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी थी ये, इसको वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। तो मतलब अभी क्या हुआ, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों ही अमेरिकन कंपनी है। अब आइए आते हैं इसके रेगुलेशन पे। एफडीआई जब आता है रिटेल में, क्योंकि ये रिटेल सेल्स होता है। अमेजॉन पे क्या होता है, आप हर बायर जाके प्रोड्यूस खरीद रहा है, अपने गुड्स खरीद रहा है, तो रिटेल है। तो एफडीआई रिटेल का कानून ये कहता है कि आप B2B में एफडीआई रिटेल कर सकते हैं। एफडीआई ले रहे हैं तो B2B कर सकते हैं, B2C नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेल नहीं कर सकते, होलसेल वाला काम आप कर सकते हैं B2B में एफडीआई लेकर। अब हो क्या रहा है, अब हुआ क्या है, B2B होना चाहिए, B2C नहीं होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं कि हम एक इंटरमीडिएटरी हैं हम लोग, ठीक है। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और मैं तो केवल इनके बीच में खड़ा हूँ। सेलर्स को कनेक्ट कर दिया, बायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं अपनी फीस ले रहा हूँ, एक चीज ये इनका कहना है, हम तो इंटरमीडिएटरी हैं। अब आते हैं आगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरमीडिएटरी है अगर, पर अमेजॉन जैसे कंपनी क्या करती है, अमेजॉन को आपको पता होगा क्लाउड, अमेजॉन की क्लाउड कंपनी भी एक है। तो सरकार ने जो इनको एफडीआई में, जैसे मैंने बताया कि B2C अलाउड नहीं है एफडीआई रिटेल में, तो ये इंटरमीडिएटरीज के काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम तो केवल प्लेटफॉर्म है। अब आपको पता होगा प्लेटफॉर्म के होते होते साथ में अमेजॉन माल बेच रहा है, कमीशन भी लेता होगा, डिलीवरी भी करके देता होगा, उस पर भी कमाता होगा, जो लोग ऐड चलाते हैं उसमें भी पैसा कमाता होगा, एडवर्टाइजमेंट से भी कमाता होगा, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, अमेजॉन की ही कंपनी थी क्लाउड, अमेजॉन की जो कंपनी थी इसमें अमेजॉन ने क्या केस में फंडिंग कर दिया था। अब ये फंडिंग, इंटरमीडिएटरी तो है अमेजॉन, पर ये कंपनी आगे अपना माल बेचने लग गई, और अमेजॉन की इस कंपनी में फंडिंग थी, तो वैसे आगे लोग यहाँ माल बेच रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक और रेगुलेशन लाया कि आप के यहाँ पे एक कंपनी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जितना भी माल बिक रहा है उस पर लिमिट सेट कर दिया था बीच में रेगुलेशन लाके। अभी क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, ये था थोड़ा सा रेगुलेशन हमने देख लिया। ये रेगुलेशन है क्या, जैसे मैंने बताया B2B एफडीआई रिटेल में B2B अलाउड है, B2C अलाउड नहीं है। तो अमेजॉन कह रहा है कि मैं इंटरमीडिएटरी हूँ, मैंने बायर और सेलर को जोड़ दिया है ना, पर अमेजॉन की भी एक कंपनी है क्लाउड जो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे माल बेचती थी, तो गवर्नमेंट ने एक और रेगुलेशन लाया उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या इसके आगे क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ, आगे अभी क्या हो रहा है, हमारे मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मिलियन ऑफ स्टोर्स का नुकसान होगा। क्यों होगा, प्रेडेटरी प्राइसिंग, हैवी डिस्काउंट्स। अभी हर दुकानदार तो दे नहीं पाएगा ना, तो आप मान के चलिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही अमेरिकन कंपनी इंडिया में अपना माल बेच के रिटेल से, जो इतना बड़ा मार्केट है आज पूरा इंडिया का, जो देखेंगे आप रिटेल मार्केट तो इनफॉर्मल ही है, दुकानदारी जनरल स्टोर्स वाले हैं, तो हर दुकानदार उनसे कनेक्टेड है, अपना सामान खरीद रहा है। पर अभी क्या हो रहा है, ये पूरा सेल्स तो इनके कंट्रोल में आ रहा है ना, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के। तो अभी आप समझ के चलिए, इतना हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना उनका प्लेटफॉर्म है, इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो बाकी लोगों से सब लोग ऑनलाइन ही मंगाने लगे, तो फ्यूचर में और भी ऑनलाइन जाएगा। तो अभी ही इतना प्रेडेटरी प्राइसिंग और बाकी चीजों से लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे, तो आगे क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन्होंने ये कहा फास्टर ग्रोथ इन ऑनलाइन सेल्स, हाई मार्जिन वैल्यू आइटम से उस पर और फास्ट सेल्स बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा, तो पैसा कहाँ जाएगा, अमेरिकन कंपनी के पास। इसलिए हमारे मंत्री चिंतित हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, अमेजॉन के बिजनेस प्रैक्टिसेस पे उन्होंने डाउट उठाया है कि कैसे बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं इनके। सोचिए मिनिस्टर कह रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, पर ये जायंट्स हैं, इनके पीछे कंट्रीज की बैकिंग है। जेफ बेजोस आपको पता ही है कहाँ से है, क्या करते हैं ये। तो अब इसमें क्या देखने वाली बात है, लास्ट में बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया। बिजनेस प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया, ये लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ई कॉमर्स कंपनीज। लास्टली आपको पता होगा इनके पास $multi-billion है, ये $billion की कंपनियां हैं। अगर समझ के चलिए, इन्होंने आके इंडिया में ये क्या करते हैं, इंडिया में दिखाते हैं कि 5 मिलियन का मैंने एफडीआई लाया, और ये एफडीआई लाने के बाद कह रहे हैं कि हम जॉब क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, लोकल सेलर्स को भी उठाएंगे, उनका भी बिजनेस उठाएंगे। पर
वो क्लाउड जैसी कंपनियां खोलकर इसको बाईपास कर देते हैं ये लोग। दूसरी बात, 5 बिलियन लोगों ने इंडिया में मार्केट में दिखाया था कि हम खर्च करेंगे, रिसोर्स बिल्ड करेंगे, इंफ्रा बिल्ड करेंगे, कंज्यूमर सर्विस बढ़ाएंगे, लोग के छोटे 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 बायर्स का भी फायदा होगा। मगर ये जो पैसा ये बंद कर रहे हैं ना, ये केवल हैवी डिस्काउंट देने के लिए, प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए कर रहे हैं, और पैसा यहाँ पे बन हो रहा है, रदर देन इंफ्रा बिल्डिंग, जॉब क्रिएशन वहां नहीं हो रहा है। और आपको एक और चीज इससे ही जुड़ी चीजें पता होगी, आज क्या हो गया है, गिग इकोनॉमी हो गया है। तो गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आप एक माल पहुंचा दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए, तो इस पे कोई सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। और अमेजोन की डिलीवरी कंपनी भी है, वो इनको गिग वर्कर्स को लेके काम करवा ले रही है, पूरा मार्केट कैप्चर कर रही है। और ये जो जॉब्स लोकल वेंडर्स को फायदा होना चाहिए, छोटे बायर सेलर्स को भी फायदा होना चाहिए, तो वो होते हुए नहीं होते हुए Cloud9 जैसी कंपनियां फायदा उठा ले रही हैं। और लास्टली ये जो फंडिंग ये लोग ला भी रहे हैं, ये ऐसे केवल डिस्काउंट देने के लिए यूज हो रहा है, पैसा बंद कर रहे हैं, अपना बिलियन बिलियन डॉलर्स बंद कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, अभी डिस्काउंट दे रहे हैं। पर एक बार जब मार्केट कैप्चर हो जाएगा, फिर आप कैसे हटाओगे, मोनोपोलाइज हो जाएगा तो हटा कैसे पाओगे इनको, आप समझ के चलिए, है ना। जैसे कि अगर देख लिया जाए, अगर समझ के चलते हैं, अभी समझ के मान लेते हैं, अंदाजे के तौर पर बोल रहा हूं, 20% ई कॉमर्स इन्होंने कैप्चर कर रखा है मान के लेते हैं। आने वाले 10 साल में यही इनका पूरा रिटेल बिजनेस 80% के हाथ में रहेगा, तब कैसे हटाओगे आप। और आपको पता होगा ये चीज रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ONDC, ओपन नेटवर्क ऑनलाइन सेल्स के लिए गवर्नमेंट ने एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी भी बनाई थी, ONDC। इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ही कम लोग ने सुना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, इसका एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है, इसमें फंडिंग है नहीं, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। छोटे बायर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ने इंफ्रा बनाया पर कितना वीक है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अलावा आपको पता ही है क्या है हालत। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यही चीज हमारे मिनिस्टर ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना। देखिए इनका एक कहना है, दे क्रिएट एंटिटीज वेयर इंडियंस कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ दोस एंटिटीज, देन दे गेट कॉट एंड शट डाउन दोस एंटिटीज। आप समझ लीजिए कंपनी के बारे में मिनिस्टर कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। दे क्रिएट एंटिटीज मतलब वो एक, जैसे मैंने बताया, बिजनेस क्रिएट करते Cloud9, वेयर इंडियंस कंट्रीब्यूट, फंडिंग हो गया, मेहनत कर रहे लोग जाते हैं, हमारे यहाँ के लोग, हमारे लोग उसमें पोस्ट पे बैठते हैं, है ना। देन दे गेट कॉट, इंडियंस को बिठाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है वैसी। देन दे गेट कॉट एंड शट डाउन दोस एंटिटीज। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है और क्या लूपहोल्स। अब इसमें करना क्या स्टूडेंट्स, करना क्या। पहली बात तो सरकार को छोटे सेलर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी प्रमोट करना पड़ेगा, काफ़ी बूस्ट करना पड़ेगा। अमेजॉन जैसे बड़े बड़े जायंट्स के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। जो पॉलिसी है, पॉलिसी में उनको सारे ही बड़े, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, उनको कंप्लायंस करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत तगड़ी पेनल्टी इन पे लगानी चाहिए। नहीं तो ये हमारे ना ही केवल कंज्यूमर्स, हमारे सेलर्स और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि देखिए जितना प्रॉफिट आएगा सब कहाँ जाएगा, अमेरिका जाएगा ना पैसा। तो आप समझ सकते हैं। अभी दूसरी एक और इसमें छोटी सी बात लास्ट में मैं बोल के एंड करूंगा ये टॉपिक। फ्लिपकार्ट आप देखिए एक इंडियन फाउंडर का था। फ्लिपकार्ट अगर इंडियन फाउंडर का भी होता और वो अमेजॉन की कंपनी से कम्पीट करता है, अमेजॉन से कम्पीट करता, और फ्लिपकार्ट अगर समझिए अमेजॉन से बढ़िया कंपटीशन करता, तो पैसा इंडिया में ही रहता, इंडियन फाउंडर का था। मगर ये भी वॉलमार्ट ने खरीद लिया, है ना। तो अनहेल्दी कंपटीशन हो गया, सारा पैसा जो भी रिटेल का आएगा बाहर जाएगा। हमारा कम से कम होम ग्रोन एक अच्छा ई कॉमर्स कंपनी होना चाहिए था, रिटेन करना चाहिए था। तो ये भी देखिए, हम स्टार्टअप में गवर्नमेंट कितना फंडिंग देती है, कितने टैक्स कंसेशन देती है, और जो कंपनी हमने खड़ा कर दी इंडिया में, बाद में एक फॉरेन कंपनी आके उसको ले गई, तो खत्म हो गया काम। तो ये चीजें हमें समझना है स्टूडेंट्स, एज एन एस्पिरेंट, एज एन स्टूडेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। अभी ये न्यूज़ है स्टूडेंट्स, आपको ये 2-3 एंगल से देखना चाहिए। पहला एंगल जो हमें ये देखना चाहिए, फर्स्ट एंगल जो हमें देखना चाहिए, आपको पता ही है गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल को हटाया था, टेम्परेरी पोजीशन था, गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब क्या है, जब ये हटाया है
तब से आप देखोगे तो लद्दाख में आया था, लद्दाख में शेड्यूल 6 का डिमांड आया था, ठीक है। अब आपको एक और एंगल देखना पड़ेगा, चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है लद्दाख, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता होगा चाइना से बॉर्डर से लदा हुआ है। कई बार क्या होता है, कैटल्स जो होते हैं इंडियंस के और चाइनीज़ के भी, वो यहाँ भी आते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भी जाते, चाइना जा रहते हैं, इंडिया लद्दाख में भी आते रहते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है, डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं है, तो ये पता है स्ट्रैटेजिक एरिया है, लोकेशन है। तो गवर्नमेंट ने अभी पूरे JNK को ही यूटी बना दिया है, लद्दाख भी इसमें है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, वहाँ पे ऐसा डिमांड आया था शेड्यूल 6 के लिए कि हमारी सभ्यता, हमारा डेवलपमेंट, हमारा कल्चर सब दाव पे है, तो इसके बारे में सोचा जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी तक शेड्यूल 6 के जो इनका डिमांड है वो माना नहीं है, पर गवर्नमेंट भी चाहती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट आए, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी जाए, साथ में बॉर्डर इलाका है उसका प्रोटेक्शन भी हो पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेवलपमेंट इक्वल अच्छा सारा पूरा एरिया लद्दाख का अच्छे से डेवलप हो, स्ट्रांग बने, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेके 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। कौन कौन सा नाम है डिस्ट्रिक्ट के? ज़ांस्कार पहला, दूसरा द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। और आपको पता होगा लद्दाख के पास नाउ हैज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। लद्दाख के पास अभी इनका गवर्नमेंट का कहना है 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए है ना, बोल्स्टरिंग गवर्नेंस एवरी नूक एंड क्रैनी। लद्दाख के पास फिलहाल में क्या था, ले एंड कारगिल था विद 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, ये था। तो अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट सोच के अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस न्यूज़ को लेके है वो ये है। और आपको पता ही है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में क्या होता है, वहाँ से काउंसलर्स आते हैं, वो वहाँ का डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। अभी 2 डिस्ट्रिक्ट थी, 5 बन गई, तो और फोकस करेंगे। आपको पता है जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, क्या डिवोल्यूशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, 5 डिस्ट्रिक्ट बनेगा, 5 वहाँ पे ऐसे काउंसिल्स बनेंगे, वहाँ के मेंबर अपॉइंट होंगे, तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी, रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग होगा और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, है ना। तो स्टूडेंट इस एंगल से आपने ये न्यूज़ को देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, देखना चाहिए आपको। आते हैं नेक्स्ट इशू पे। FSSAI ने हमारे, आपको पता ही होगा, फूड रेगुलेटर है, आपको पता ही होगा जो फूड लेबलिंग होता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, फूड लेबलिंग है ना, फूड लेबलिंग होता है ना, फेक एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है ना। आपको पता होगा कंज्यूमर्स के अधिकार भी होते हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं हमारे देश में। आप इसको एक बार, आपको पता होगा कंज्यूमर राइट्स का एक लॉ था 1986 वाला, उसके बाद गवर्नमेंट ने नया लॉ लाया, तो गवर्नमेंट अभी ई-कॉमर्स भी आ गया है, तो कंज्यूमर राइट्स जो है ना स्टूडेंट्स काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने वो किया है, नया लॉ पास किया है इसके ऊपर, आप इसको एक बार देखना चाहिए। कंज्यूमर के 5 राइट्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर देखिए मोटे मोटे राइट तौर पे बता दूं, है ना, कि जैसे राइट टू नॉलेज, है ना, उसकी पूरी जानकारी होना, रेड्रेसल होना, है ना। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी राइट इंफॉर्मेशन, है ना, सही जानकारी और राइट टू बी हर्ड, रेड्रेसल, पूरा ऐसा अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर के 5 राइट्स होते हैं। एक बार उसको आपको जो देखना चाहिए। अभी ये न्यूज़ में आया क्यों स्टूडेंट्स? न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI has directed food business including e-commerce players to remove claims of A1 and A2 milk types। अब देखिए आपको पता ही है, आपका ऑनलाइन भी कोई ई-कॉमर्स कंपनी आ गई तो ऑनलाइन भी लोग सामान बाय कर लेने लगते हैं। तो आपको आज पता होगा, 1-2 चीज़ें इसके जुड़ी हुई और बता देता हूँ। जैसे FSSAI है जो है वो फूड सेफ्टी जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसके अंदर ये काम करता है। तो इसका क्या होता है, जितना भी प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें मार्केटाइज हो रही हैं उस पर निगरानी रखना और कंज्यूमर के राइट्स को डिफेंड करना काम होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कंज्यूमर राइट्स एक्ट है, उसका नया उसके बाद अपडेटेड लॉ आया है और कंज्यूमर के कुछ अधिकार होते हैं, वो एक बार आप देखना, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स टाइप करना, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बल्क के ऊपर, जो असल मुद्दा है इस इशू में।
टाइप्स, ये A1 एंड A2 मिल्क आया स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया FSSAI ने ये बात कही कि इंडिया में ना A1 A2 मिल्क का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कानून में, हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मतलब इस तरीके का डिस्टिंक्शन कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कह रहा हूँ मैं, इस तरीके का डिस्टिंक्शन इंडिया में अभी नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। तो अभी क्या है, अभी हमें जानना पड़ेगा A1 A2 है क्या, पूछ सकता है। देखिए ये A1 A2 जो है ना अभी नया नहीं है, थोड़ा सा कुछ सालों से ये न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में क्यों आया था, मैं अगर थोड़ा बैकग्राउंड में बताऊं तो यूएस जब ट्रंप आए थे तो वो यूएस के मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचना चाहते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा था कि हमें A1 मिल्क नहीं चाहिए यूएस का। उधर ये न्यूज़ में आया था 5 से 6 साल पहले जब ट्रंप थे पावर में। अब ये दोबारा आया है क्योंकि क्या हुआ, उस टाइम न्यूज़ में आया। अब जो हमारे यहाँ के जो ई-कॉमर्स वाले हैं या जो दूध वाला काम जो दूध की कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया, उस टाइम न्यूज़ को कैच करके अपना प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी बताने के लिए कि मेरा मिल्क A2 का है, बेस्ट क्वालिटी का है, इस तरीके की बातें अपने प्रोडक्ट्स पे लेबल करने लग गए। तो गवर्नमेंट, इसलिए FSSAI को भी एक्शन में आना पड़ा कि भाई हम तो ऐसा डिस्क्रिप्शन मानते ही नहीं, तो आप अगर इस तरीके की कुछ चीज़ फैला रहे हो तो वो मिसलीडिंग है, उस पर आपको पेनल्टी लगेगी, है ना। तो अब जान लेते हैं कि A1 A2 होता क्या है। A1 A2 जो होता है ना स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हर जीन में, हर एक सेल में जीन DNA होता है, DNA में जीन होता है, जीन के ऊपर एलील्स होते हैं, एलील्स ALLELES, ये एलिस होते हैं। तो क्या होता है जीन के अंदर, आपने देखा होगा A1 A2 जो है ना ये एलिस ही है, ठीक है। जो जीन के अंदर जो 2 एलिस होते हैं वो हैं ये। तो इसमें क्या होता है A1 और A2 में एक्चुअली होता क्या है, जो बीटा केसिन प्रोटीन होता है ना, बीटा केसिन जो प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, वो ट्रेडिशनली जो होता था ना वो A2 होता था। पर क्या हुआ, जो वेस्ट में काउज है, जो यूरोपियन काउज है, उसके अंदर ये वाला जो बीटा केसिन वाला जो जीन है ना वो म्यूटेट हो गया, और A2 जो मिल्क पहले होता था वो A1 म्यूटेशन के बाद म्यूटेशन हो गया। आपको पता है सेल में म्यूटेशन होते रहते हैं, बैक्टीरिया वाइज भी म्यूटेट करते रहते हैं, इंसान का सेल भी म्यूटेट कर देता है। तो म्यूटेशन होने से क्या हुआ, जो A2 ट्रेडिशनल मिल्क जो होता था काउज में वो चेंज होकर A1 हो गया। बेसिकली ये म्यूटेशन कहां पे हुआ, यूरोपियन काउज में हुआ, यूरोपियन काउज में। तो इसीलिए तो यूएस से नहीं ले रहे थे हम। पर इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हम तो ऐसी चीजों को अभी तक डिस्क्रिमिनेशन हमने माना नहीं है, हमारे कंट्री के अंदर रेगुलेशन ऐसा लाया नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का। क्या है, तमाम रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये मिल्क अच्छा है, वो मिल्क खराब है, इसीलिए बेसिकली न्यूज़ में रहता है। अभी ये जो A2 मिल्क है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस जो हमारे यहाँ की गाय, काओ या फिर बेफेलोज हैं, ये 90% आप हमारे यहाँ की जो गाय और बेफेलोज हैं वो ये A2 मिल्क ही जनरेट करती है ना। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको समझा दिया, बीटा केसिन याद रखना है, उसमें म्यूटेशन आने से यूरोपियन काउस के अंदर A1 मिल्क बनने लग गया। ये जब पहला आया था, जब हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे थे इंडिया में, तभी ये न्यूज़ में आया था। पर उससे क्या हुआ, फेब लेबलिंग करने लग गए लोग, अपने अपने ब्रांड को अच्छा बताने के लिए, अच्छा दूध बताने के लिए, ये सब चीज़ें करने लग गए। तो इसीलिए FSSAI ने ये चीज़ को टैकल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और बताया ऐसा हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हमारे देश में, तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो वो मिसलीडिंग है, आप पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते, मेरे ख्याल में क्लियर है। अभी आते हैं चौथे न्यूज़ पे। अभी ये न्यूज़ कैसा है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा डेवलपमेंट है, हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, इसे थोड़ा देखना पड़ता है हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने का, इतना ही है केवल, जैसे समझ के लिए चलिए कि आपको पता होगा चाइनीज़ आजकल वर्ल्ड में हर जगह, उनको क्या लग रहा है, चाइनीज़ का एक्चुअली क्या है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, आपको पता ही होगा, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की। अब क्या हो रहा है, आपने अगर चाइना का थोड़ा सा पास्ट देखेंगे ना, चाइना का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, तो क्या होता था चाइना, अगर आप माओ वहाँ के रहे हैं, अभी तो जिनपिंग है, काफ़ी पुराना, अगर आप चाइना का 50s का चाइना, आप 60s का चाइना देखेंगे तो माओ का एरा था, फिर डेंग का एरा आया, अभी तो जी हैं। तो पहले जो चाइना में मान्यता थी ना, वो ऐसा था कि अपने डेंग का ये कहना था, डेंग जाइपोन का ये कहना था, जिन्होंने वहाँ पे रिफॉर्म्स लाया है 1970s में चाइना में रिफॉर्म्स लाया,
उनका यह कहना था कि अपनी ताकत को छुपाना चाहिए और टाइम काटना चाहिए। चाइना में ऐसे पहले मान्यता थी कि बाइट टाइम एंड हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइट टाइम। ये एक्चुअली कम्युनिस्ट लोग का स्ट्रैटेजी भी रहा है पहले से। तो ये पहले माओ डेंग जाइपोंग है उनकी है, अभी तो जिनपिंग है। तो अभी क्या हुआ है, चाइना को अभी लगता है, चाइना अभी आपको पता ही है, चाइना काफ़ी ग्रो कर गया है ना। काफ़ी उसकी इकोनॉमी भी अगर आप देखेंगे तो जैसे इंडिया अभी कहाँ है, 4 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना अभी काफ़ी ऊपर है, 10-11 अप्रॉक्स 10 ट्रिलियन के ऊपर ही चल रहा है ना। और यूएस आपको पता ही है 15-16 ट्रिलियन तक है। तो आप समझ सकते हैं चाइनीज़ का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है अभी। तो क्या है, चाइना को क्या लगता है, पहले वो अपने ताकत छुपाता था और टाइम बाय कर रहा था, पर चाइना को अब लगता है कि उसका टाइम आ चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ताइवान से लेके जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरा इंडियन ओशन हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, कहीं पे आप जाके देखिए, अफ्रीका में जाके देखिए, आप पूरे मेडिटेरेनियन में जाके देखिए, चाइनीज़ आज रशिया में देख लीजिए, कहाँ नहीं है चाइनीज़ आज। तो इनको लगता है आज इनका टाइम आ चुका है। अभी उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। पर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड भी आज ट्रेड वॉर चल रहा है हर जगह, यूरोप से लेके वेस्ट से लेके सब लोग ट्रेड सैक्शंस लगा ही रहे हैं चाइना के ऊपर, चाइना के गुड्स को टैक्स कर रहे हैं। चाइना भी अपने तरीके से चीज़ें लड़ रहे हैं। आपको भी लेटली पता चला होगा तो चाइना में स्लो डाउन भी आया है। चाइना के लिए मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, अगर वर्ल्ड में कंजम्पशन डाउन होगा, उसका ट्रेड पे अगर ज़्यादा टैक्स होगा तो वहाँ मार्केट डिस्ट्रॉय होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के बारे में। अब उसका ही एक रिफ्लेक्शन हमारे नेबरहुड में कैसा वो देखते हैं। तो श्रीलंका आपको पता ही है, श्रीलंका में हम्बनतोता आपको पता ही है, डेट ट्रैप में चाइना ने डेट ट्रैप बना के, एक डेट ट्रैप बन ही जाता है। छोटे नेशन से, इनके पास डॉलर तो है नहीं, फॉरेक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अभी इनका पता ही, हम्बनतोटा जो पोर्ट था वो ले लिया। तो और साथ में चाइनीज क्या कर रहे हैं, पूरे इंडियन ओशन को आके सर्वे कर रहे हैं। म्यांमार में वो लोग हैं, बांग्लादेश में हैं, है ना, और अफ्रीका में हैं। तो वो लोग क्या, ग्वादर आपको पता ही, हमारे पाकिस्तान पड़ोसी में, उनको सबमरीन भी दे रहे हैं पाकिस्तानी को, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, इन्होंने श्रीलंका में अपने ये एक तो रिसर्च वेसल्स को लेकर आ रहे हैं। मालदीव्स में भी आपने देखा होगा क्या ही हो रहा है। और अपने इनके सबमरीन्स भी इंडिया में आ रहे हैं, वॉरशिप्स भी इनके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी ये बातें देख रही है और समझ रही है। तो गवर्नमेंट ने श्रीलंका के साथ ये चीज़ें सामने डाली थी कि भाई चाइनीज़ शिप्स आ रहे हैं, इंडिया का कहाँ इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए। तो क्या है, कुछ समय और यूएस ने भी ये बात श्रीलंका को कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाइनीज वेसल्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए, श्रीलंका गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए बैन लगा दिया था, है ना। पर लेटली अभी क्या है, श्रीलंका ये कह रहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे सारी कंट्रीज के लिए, है ना। हम केवल एक कंट्री को बैन नहीं कर सकते। तो हमारे जो पोर्ट्स हैं वो सारे एक सबके लिए ही रहेगा। तो चाइनीज वेसल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इंडिया का भी वॉरशिप वहाँ पे गया है। ये है न्यूज़, है ना। अब देखिए चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है धीरे धीरे, तो इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और एक इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट बता दूं आपको, तो अगर आपको पता होगा, बीच में इंडियन गवर्नमेंट में इंटरनेशनल ओपन सी इंडियन ओशंस के अंदर मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिक्वेस्ट भी दी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा था कि चाइनीज इंडियन ओशन के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे परमिशन लेके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बीच में ये पहल छिड़ी थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा डायनेमिक्स कैसा चल रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्या हो रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ उसमें देखने लायक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें ना स्टूडेंट्स 3 से 4 चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, बतागा सन स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स। ये मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका, क्या होता है, और ये आपका अर्थ है। अभी अर्थ पे आपको पता है 2-3 चीज़ें हैं। आपको पता होगा कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं, है ना, कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं, बहते रहते हैं, कन्वेक्टिव सेल्स चलते रहते हैं अर्थ, इसके अंदर कन्वेक्टिव सेल्स चलते रहते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि
ये नॉर्थ पोल में मान लेते हैं, ये साउथ पोल रहता है, तो आपको पता होगा पहली बात तो सन स्पॉट्स होता है। आपको क्या होता है इसमें, आपको पता है सन जो एक है एनर्जी रिलीज करते जा रहा है। कई बार क्या होता है सन स्पॉट्स भी बनते हैं तो कभी कभी क्या होता है हीट ज़्यादा निकलती है, कभी कम निकलती है। तो ये मतलब कोरोनल जो इजेक्शन होता है, आपको पता है कोरोना है उसका एटमोसफियर है, तो वो मास इजेक्ट करता रहता है, मतलब हीट जनरेट करके सेंड करता रहता है अर्थ की तरफ, तो आएगा ही वो, है ना। तो ये क्या होता है, चार्ज्ड आयंस होते हैं, चार्ज्ड आयंस ये अर्थ पे आता है। पर अर्थ में क्या होता है, आपको पता होगा अर्थ में, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो आपको पता ही होगा ये ऐसे बैंड बनते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। ये जो बीच में ये क्यों बनता है मैग्नेट, डायनोमो इफेक्ट की वजह से, डायनोमो इफेक्ट, ठीक है। ये एकदम बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, सनस्पॉट्स होते हैं, कोरोनल एजेक्शन मास होता है, ये चार्ज्ड आयंस अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है। इतना अभी आप समझ गए। अभी ये टॉपिक है कि इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस पर तीन से चार चीज़ें इस आर्टिकल में हमें देखना है। पहला हमें देखना है मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। दूसरा हमें देखना है सोलार फ्लेयर्स, ठीक है। तीसरा हमें देखना है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, और चौथा हमें देखना है अरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम और एक पांचवा चीज इसमें हम देखना है हमें आयनोस्फीयर, और लास्ट में हम देखेंगे हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। ये थोड़ा सा ना टेक्निकल आर्टिकल है स्टूडेंट्स। पहले आपको मैंने बता दिया सन है, अर्थ है, अर्थ के अंदर अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो क्यों करता है कि डायनोमो इफेक्ट होता है, अंदर कन्वेक्टिव सेल्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको पता होगा हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो वैसे ही अर्थ का भी बन जाता है। और जब साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है ना, तो ये क्या होता है, एक मैग्नेटिक जोन भर जाता है अर्थ के आसपास में, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक का जोन भी, अगर आपने देखा होगा मैग्नेट के सामने अगर आप लोहा लाएंगे तो कुछ टाइम तक लाएंगे तो वो लोहे को खींच लेता है, तो उसका क्या होता है, वो मैग्नेटिक जोन रहता है, मैग्नेटोस्फीयर का वो इन्फ्लुएंस जोन रहता है उसका। तो वैसा अर्थ पे भी होता है। अब क्या है, आपको पता होगा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, और यहीं पर कहीं पे आयनोस्फियर होता है, ठीक है। आयनोस्फियर में आपको पता होगा चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया, आयनोस्फीयर देख लिया। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटोस्फीयर मैंने आपको बता दिया अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो कैसे होता है। अभी होता क्या है, जब ये चार्ज आयंस आते हैं ना अर्थ की तरफ, तो अगर आप समझ के चलिए, अगर ये अर्थ मैग्नेट की तरह काम नहीं करता तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें एटमॉस्फेयर है जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जो हवा में आप देखते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, इसको ये जो चार्ज आयंस है सन की तरफ से जा रहा है वो उड़ा देते, उसको जमने नहीं देते, वहां से स्पेस में उड़ा ले जाते उसको। पर क्या होता है, मैग्नेटोस्फीयर के वजह से क्या होता है, जो चार्ज आयंस आ रहे हैं ना, वो चार्ज आकर यहाँ मैग्नेट के स्फीयर के जोन में आकर टकरा के ना यहीं चिपक जाते हैं और पूरा मैग्नेटोस्फीयर के आसपास में फैल जाते हैं। पूरे मैग्नेटोस्फीयर जहाँ जहाँ जोन रहता है वहाँ जाके फैल जाते हैं। तो ना ही केवल वो इस जोन को बचाते हैं, ना ही केवल इसको बचाते हैं, और अर्थ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो समझ के चलिए वो अर्थ पे हमें आके लगता है, अगर वो चार्ज आयंस हमें आके लगने लगेगा तो हम भी थोड़ी जी पाएंगे, है ना। तो जो तो एटमॉस्फेयर है उससे बचता है। दूसरी बात क्या होता है, जो मैग्नेटोस्फीयर है उससे क्या होता है, जो ये चार्ज आयंस आ रहे हैं वो पूरे मैग्नेटोस्फीयर पे फैल जाते हैं और अर्थ को एक हिसाब से शील्ड करते हैं। तो जो भी चार्ज बाद में पीछे से आ रहा होता है वो इस पर टकरा के फैल जाता है और बाहर भी निकल जाता है। तो वैसे अर्थ अंदर से प्रोटेक्ट रहता है। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको यही चीज जो चार्ज आयंस आके मैग्नेटोस्फीयर पे चिपक जा रहा है, इसी को हम कहते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये देखिए मैंने बताया था वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यही होता है। चार्ज आयन मैग्नेटोस्फीयर के बाद जो चार्ज आयन का एक जो कैप्सूल बनता है वो होता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। अब इसको किसने ढूंढा था, वैन एलन जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने ही ढूंढा था 1958 में।
1958 में। अब आपको मैंने क्लियर कर दिया मैग्नेटोस्फीयर, डायनामो इफेक्ट, सनस्पॉट, चार्ज्ड आयंस आके लगते हैं और वेन एलन रेडिएशन बेल्ट फॉर्म होता है। मगर ये हमारे एटमॉस्फेयर को मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को भी बचाता है। अब क्या होता है लास्ट में स्टूडेंट, अभी वेन एलन रेडिएशन बेल्ट का फायदा क्या है ये देखना है एक बार। क्या होता है आपको पता होगा, जब कोई धरती के सतह से जब कोई स्पेसक्राफ्ट उड़ता है, तो जब यहाँ से स्पेस में उड़ते उड़ते जब वो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट से जब जाता है तो वहाँ गर्मी होती है क्योंकि चार्ज्ड आयंस है। तो अगर समझ के चलिए स्पेसक्राफ्ट उसमें से जब निकल रहा है ना, तो इतना हीट रहता है, वहाँ पे गर्मी रहती है। तो अगर हमने ये हीट कैलकुलेट नहीं किया तो हमारा स्पेसक्राफ्ट ही यहाँ ब्लास्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये, एस्ट्रोफिजिस्ट लोग ने ये खोज कर पाया, वेन एलन ने, कि जो ये जोन होते हैं ना, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट के जो जोन होते हैं, कहीं कहीं कमजोर होते हैं, कहीं कहीं स्ट्रांग होता है। तो जो कमजोर वाला हिस्सा होता है ना, वो रिलेटिवली ठंडा होगा, तो वहीं से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में चली जाता है। जो जिसमें इंसान जाना चाह रहा है, मून पे जाना चाह रहा है या स्पेस में कहीं और किसी प्लैनेट में जाना चाह रहा है, तो उस कमजोर जहां पे वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की हीट की कमी है, टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेटिवली ठीक है, वो कमजोर जोन कैलकुलेट करके उस जोन से निकल जाता है स्पेसक्राफ्ट। तो इस तरीके से वेन एलन रेडिएशन बेल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी से जुड़ा हुआ एक और बता दूं तो कल्पना चावला, आपको पता होगा, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट थी जिनकी देहांत हो गया था अर्थ में आते वक्त। वो बेसिकली यही होता है, जब आते हैं और सही एंगल नहीं मिला और सही जोन में नहीं गए, टेम्परेचर बढ़ गया और एंगल सही नहीं रहा, तो वहां पे दुर्घटना हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमें एज एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए। सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, सोलर स्टॉर्म्स चलते हैं, सन की सतह पर स्टॉर्म चलता रहता है, फ्लेयर्स आते रहते हैं, कभी कभी हीट कम निकलती है, कभी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो सनस्पॉट्स उसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में मैंने आपको मैग्नेटोस्फीयर समझा दिया, डायनामो इफेक्ट समझा दिया, सोलर फ्लेयर समझा दिया, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट समझा दिया। अब क्या, आयनोस्फीयर बता दिया। आपको पता है आयनोस्फीयर ऊपर होता है, थर्मोस्फीयर के और मेसोस्फीयर के वहां पे होता है, आयनोस्फीयर ऊपर होता है। अब क्या होता है, ये अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है। अरोरा बोरेलिस आपको पता है नॉर्थ में होता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस आपको पता होगा साउथ पोल में होता है। पूछ सकता है, डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि होता क्या है। क्या होता है, जब ये सन के चार्ज्ड आयन जो आते हैं ना सन से हमारे अर्थ की तरफ, जब वो आयनोस्फीयर में टकराते हैं आके, ऊपर आयनोस्फीयर ऊपर होता है, अर्थ की सतह में आयनोस्फीयर भी ऊपर होगा, एटमोस्फीयर में ऊपर। तो जब वो चार्ज आके अर्थ के उस सतह पर टकराते हैं आयनोस्फीयर पे, तो वहां पे वो कलर जनरेट करते हैं, क्योंकि चार्ज आयंस रहते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग लेवल पे जब जाके टकराते हैं वो आके आयनोस्फीयर में भी चार्ज आयंस होता है, तो वहीं पे वो कलरफुल स्काई बन जाता है। तो ये चीजें हमें ना सिर्फ केवल नॉर्थ और साउथ पोल में देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इतना आपको देखना है, इसमें समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। मैग्नेटोस्फीयर, सोलर फ्लेयर, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट, अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, आयनोस्फीयर, एटमोस्फीयर, डायनामो इफेक्ट, कोरोना और चार्ज आयंस, इतना आपने समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ये आर्टिकल में कुछ ज़्यादा देखने लायक है नहीं स्टूडेंट्स, इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं। एजुकेशन मिनिस्टर्स डिफाइंस लिटरेसी, फुल लिटरेसी एंड पुश फॉर एडल्ट लिटरेसी। आपको पता ही है, पढ़े लिखे अगर हमारा समाज रहेगा तो डेफिनेटली हर एक कोर चीज़ है। कोर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। स्टूडेंट्स जितना एम्पावर्ड रहेंगे इस मामले में, उतना देश, हमारा स्टेट मजबूत रहेगा, उतना फायदा है देश का। अब आपको पता ही है कि किसी कारणवश बहुत सारे हमारे यहाँ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका जो टाइमलाइन है 2022 से लेकर 2027 तक, तो ये हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, है ना। एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये था। दूसरा क्या स्टूडेंट, एफएलनेट, ठीक है, ये क्या है, ये एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। अगर कोई इंसान इस टेस्ट को दे रहा है, वो दे के अगर वो पास कर देता है तो वो लिटरेट माना जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, एक तो नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 5 ईयर प्रोग्राम है, वो देखना चाहिए, और एफएलनेट फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट, ये दो चीज़ स्टूडेंट्स आपको इसमें देखना चाहिए स्टूडेंट्स।
दैट्स, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए इसके अंदर, साक्षर भारत प्रोग्राम पूछ लेगा, क्या है साक्षर भारत प्रोग्राम, है ना, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। ये भी एक लिटरेसी प्रोग्राम ही है ना। उसमें 7.5 करोड़ इंडिविजुअल्स को लिटरेट डिक्लेयर किया गया 2009 से लेकर 2018 के बीच में। 7.64 करोड़ लोग लिटरेट इस मिशन के द्वारा हुए थे। साक्षर भारत प्रोग्राम, अभी ये फिर से दोबारा प्रोग्राम आया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। एफलेट का एग्जाम होगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ये मैंने, देखिए अभी आपको पता ही होगा इंडिया लिटरी, हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं स्पेस सेक्टर में, ठीक है। तो हमें ना स्टूडेंट्स, ये मैंने आर्टिकल इसलिए लाया है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स होना चाहिए। जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या बताएंगे। तो स्पेसएक्स आपको पता ही होगा, स्पेसएक्स एक कंपनी है और एक ब्लू ओरिजिन भी है, ब्लू ओरिजिन, ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। एक जेफ बेजोस की है और दूसरा एलन मस्क की है, ये एलन मस्क का कंपनी है। तो अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आपको पता ही होगा कि स्पेसएक्स ने अभी लेटली बहुत अच्छे से काम किए हैं स्पेस मिशंस में। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बनाया है स्पेसएक्स ने। इससे क्या होगा, रीयूजेबल अगर होगा तो हर लॉन्चिंग में कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट कम होगा तो आपको पता ही है देश का फायदा होगा, रिसोर्सेज बचेंगे, है ना। तो देखिए इनका क्या है, 2-3 चीजें इसमें देखना चाहिए। एक तो कैसे हमें इसमें से ये डिड्यूस करना चाहिए कि अगर समझ के लीजिए प्रॉपर रेगुलेशन हो, अच्छा बढ़िया रेगुलेशन हो, और प्राइवेटाइजेशन का भी, प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन हो, है ना, तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो इसरो, समझ लीजिए इंडिया में भी अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च करना हो, वो हम प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेट लोगों को दे सकते हैं करने के लिए, और इसरो बड़े बड़े वैल्यूबल मिशंस पे फोकस करेगा, है ना। तो इस तरीके से पब्लिक के ऊपर, पब्लिक फंडिंग पे जोर कम आता है ना। और प्राइवेटाइजेशन में जब करेंगे तो वो वहाँ प्राइवेट में भी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, वहाँ पे भी टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं, वहाँ पे भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो उनका नॉलेज भी हमें यूज़ करने मिलेगा। और आप समझ के चलिए, हम हर जगह हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो पब्लिक भी खर्च, पब्लिक गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी तो खर्च करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि चलिए सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहिए। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मेशन हो और प्रॉपर रेगुलेशन हो, और रेगुलेशन अगर सही से मैनेज किया जाए, एडुकेट बोलते हैं ना, इकोसिस्टम दिया जाए, तो आप सोचिए कि हम भी प्राइवेटाइजेशन लाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो बताने के लिए मैंने आपको ये आर्टिकल लाया था कि आप ऐसे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि यूएस में कैसे आज कर रहे हैं ये लोग, कैसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ से, है ना। तो हमें भी ऐसा एक अच्छा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा हमारे देश में। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो स्पेसएक्स मिशन है, इसमें क्या देखा गया, जो न्यू अपोलो मिशन था यूएस का, उसमें क्या हुआ था, स्पेस में इंसान पहली बार काफ़ी दूर तक गया था। इंसान, स्पेसक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली आदमी, है ना। तो वो क्या है, लास्ट मिशन वो 1972 में ख़त्म हो गया, है ना। तो उसके बाद अभी तक स्पेस पे इतना आगे कोई नहीं गया। वो स्पेसएक्स जो कंपनी है ये अब ट्राई करने जा रही है, स्पेसएक्स करने जा रहा है। और स्पेसएक्स का जो समझिए जो स्पेसक्राफ्ट है ना, उसका नाम है क्रू ड्रैगन क्राफ्ट। ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए, पूछ सकता है ना। और ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो इंसान है 1400 किलोमीटर, द फादेस्ट एनी ह्यूमन will have ventured since the end of the NASA Apollo program in 1972। तो आज लोग भी, इंसान भी वहाँ जाएगा और वो करके दिखाएंगे। यही मेरा बेसिकली मकसद क्या था ये आपको बताना, कि देखिए स्पेस में भी प्राइवेटाइजेशन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर प्रॉपर रेगुलेशन हो और प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा काम कर सकती है ना।
ये मुझे एक बार दिखाना था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें भी कुछ है नहीं, मुझे लगता है जो मुझे बताना था मैंने क्लियर कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये एक आर्टिकल है स्टूडेंट्स, हाँ ये बलूचिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है बेसिकली, ये उसके बारे में स्टूडेंट्स, है ना। इसमें क्या बता गया, अब आपको पता ही है कि हमारे पड़ोसी में अभी एक मैसिव अटैक हुआ है बलोच रीजन में पाकिस्तान के। अभी आपको पता है कि आप अभी आर्म फोर्सेस में जाने वाले हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास के कंट्रीज में जो हैपनिंग है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे पूछ लेगा, है ना। वहाँ से आपका देखा जाएगा कि कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझा है आपने चीज़ों को, तो पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, उस टाइम कुछ हुआ है मेरे लिए तो पूछ लेगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है बताइए, तो पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे पड़ोसी नेशन का। अब थोड़ा सा आइए इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा बलूचिस्तान का, क्योंकि है क्या इशू, क्या है ये, है ना। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान बना, आपको पता है कि उस टाइम ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने ही पार्टीशन किया था, है ना। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स था ना, उनको ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, जो प्रिंसली स्टेट्स से उनकी बात कर रहा हूँ, या आप इंडिया या पाकिस्तान में जुड़ जाइए, ठीक है। अब क्या है, ये था पास्ट, है ना। तो आज आप देखेंगे, आज भी हमारे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चलता है, अभी भी लोग लड़ते रहते हैं। वो क्या है, कुछ हद तक ब्रिटिश लेगेसी का फेलियर भी है, और उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल और कम्युनलिस्टिक कैरेट बोलो आप, या फिर कम्युनलिज्म जो उन्होंने फैलाया है उसका भी असर है। और ब्रिटिश का लेगेसी का फेलियर ही है कि अभी भी आप देखोगे हमारे आसपास में बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, एक बार इसको देखते हैं। बलूचिस्तान आपको पता ही होगा, जब जब विभाजन हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम क्या होता था, बलूचिस्तान में 4 प्रोविंस थे, एक कलत, खरान, ठीक है, खरान था, कलत था, ला बेला था, एक ला बेला, और मकरान, ठीक है। अब क्या हुआ, जो खरन है, ला बेलास और मकरान है, ये 2 तीनों पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार हो गए। पर जो कलत था ना, ये चाह रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, तो ये काफ़ी पास्ट में मैं चली गया, ठीक है। पर क्या हुआ, धीरे धीरे कलत ने भी सरेंडर कर ही दिया, वो भी पाकिस्तान का हो गया पार्ट। अब क्या हो रहा है, ये हुआ था पास्ट। पर देखिए, ये भी एक हिसाब से कलत में माना जाता है कि बलूचिस्तान के एक प्रोविंस में ये माना जाता है कि हम तो जुड़ना चाहते नहीं थे पर हमको जबरदस्ती जुड़ा दिया गया। पहला चीज़ तो ये है पास्ट का प्रॉब्लम। अब लेटली क्या है, अब क्या हो रहा है, बलूचिस्तान आप देखोगे ना, बलूचिस्तान काफ़ी मिनरल रिच है, मिनरल रिच, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डेवलपमेंट बहुत लो है। पाकिस्तान के बाकी एरिया से भी काफ़ी ज़्यादा लो डेवलपमेंट है। दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान केवल पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लास्ट ईरान, ठीक है। अब आए थे, मैंने बताया मिनरल रिच है और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरा आपको पता ही है ना, एथनिक डिफरेंसेस भी है पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी पॉपुलेशन भी है, पंजाब वाला एरिया भी है इनका, खैबर पख्तूनवाला है, ऊपर पठान वाला एरिया भी है ना, ट्राइबल्स वाला एरिया है ऊपर की तरफ, है ना, इस तरफ बलूचिस्तान है ना। तो पाकिस्तान भी क्या है, एक एथनिसिटी का तो है नहीं, डिफरेंस है उनके अंदर भी, है ना। तो वो भी एक एंगल है इसके अंदर। आपको पता ही है पूरा बांग्लादेश में भी तो एथनिसिटी वजह से तो पाकिस्तान टूट गया। तो पहले मैंने बताया मिनरल रिच बेल्ट है, डेवलपमेंट बहुत लो है, तो लोगों का ग्रीवेंसेस है, ठीक है। तो जब भी प्रोटेस्ट हुआ है, इसके पहले कभी भी प्रोटेस्ट हुआ है तो पाकिस्तान आर्मी ने, मिलिट्री ने एक्शन लिया है, या तो राइट्स मांगा गया है, या बलूचिस्तान लोग जब राइट्स मांग रहे हैं, या पुराना जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है और डेवलपमेंट हुआ नहीं है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए हैं,
सक्सेस, वहाँ पे सर्टेन ग्रुप्स बन गए हैं, है ना, वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं कि जो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही लड़ने लग गई है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान का रिसोर्स पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है और उनको नीचे रखा जा रहा है, उनको वीक रखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक ग्रीवेंसेस है। पर ये ग्रीवेंसेस जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान मिलिट्री ने भी अपना पावर कंसोलिडेट करने के लिए वहां पे काफी एक्शन लिया है। एक्शन लेने से वहां पे काफी डेथ्स हुए हैं और वो स्पाइरल बनते ही जा रहा है। अभी क्या हो रहा है आपको पता होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ग्वादार पोर्ट में आके खत्म होता है। जब ये सीपीसी भी यहां से जा रहा है तो इनको लग रहा है कि पहले हो ही रहा था, अभी और होगा, हमको तो मिल क्या रहा है। तो आपने देखा होगा तो थोड़े दिन पहले बलोची जो सेपरेटिस्ट हैं उन लोगों ने जाके ग्वादार में जाके वहाँ पे चाइनीज नेशनल्स जो थे, इंजीनियर्स थे, 5 चाइनीज नेशनल्स को भी मार दिया था, है ना। तो ये क्या है, ये चलते जा रहा है इशू, ये इशू चलते ही जा रहा है वहाँ पे। और आपको पता ही है आज पाकिस्तान का हालत है क्या। बहुत ब्रीफली देख लें, पाकिस्तान कितने की इकोनॉमी है, लगभग 300 से 350 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है ना। गरीबी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे देखिए, आपको पता ही है इस शारिया लॉ पे चलने वाली कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। अब कोई ऐसे जगह पे एफडीआई थोड़ी लेके जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री जाएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि इंफ्रा डेवलप नहीं है, ह्यूमन इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है ना। और आपको पता ही है कि टेररिस्ट का हब रहा है, और वहाँ पे आप देखोगे तो शिया सुन्नी, शिया हज़ारा, क्रिश्चियनिटी, बाकी चीज़ों पे, माइनॉरिटीज़ पे तो अत्याचार चलता ही रहता है। और फॉरेक्स उनका आप देख लोगे इकोनॉमिक फ्रंट्स पे, अगर फॉरेक्स भी देखोगे तो कितना है, 10 बिलियन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके एक्सपोर्ट मार्केट में है क्या जो एक्सपोर्ट करके फॉरेक्स ले लेंगे, वो है नहीं। तो चाइनीज़ इकोनॉमी हर साल, हर जब भी एक्सपोर्ट कोई इंपोर्ट करती है तो उनका जो, अगर आप करंट अकाउंट उनका डेफिसिट देखोगे, करंट अकाउंट उनका देखोगे आप, तो वो हमेशा माइनस में चलते रहते हैं। मतलब उनके यहाँ से डॉलर्स जा ही रहे हैं, डॉलर्स आ नहीं रहे हैं इकोनॉमी में, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, स्किल फोर्स नहीं है, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या है, वहाँ पे भी बलूचिस्तान में भी डेवलपमेंट नहीं जा पा रही है, तो वो चलते जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, उनके करंट अकाउंट अगर उनका देखेंगे आप तो वो माइनस में जा रहा है, मतलब वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पा रहे, तो डॉलर्स उनको मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए तो पाकिस्तानी हर जगह जाके ये डॉलर्स मांगते रहते हैं, IMF में जाके बेल आउट कर मांगते रहते हैं, कभी कभी सऊदी, चाइना यही तो कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो चाइना का पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, और उससे जुड़ा ये एक मुद्दा है, आपको ब्रीफली पता होना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, क्या रीजन है पता होना चाहिए, क्या पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट्स है, थोड़ा मोड़ा आपको अंदाज़ा होना चाहिए, पूछेगा तो बताने आना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा रहता है, अपने प्रोफाइल में लोग बताते हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं अपने प्रोफाइल में कि मुझे जियो पॉलिटिक्स पता है, पसंद है पढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए। आप आर्म फोर्सेस में जाने वाले हैं, आर्म पुलिस फोर्सेस में जाने वाले हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारा एनिमी नेशन भी है, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो उसकी इकोनॉमी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, जो आर्टिकल न्यूज़ में आया था। आइए, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आया है, एडवांसिंग इक्विटी फ्रॉम कोविड टू एम्पॉक्स, ठीक है। अभी इक्विटी क्या होता है, इक्विटी अगर आपने अगर बहुत ही बेसिक्स में देखें तो इक्वल, एक कोर प्रिंसिपल, किसी भी चीज़ का एक प्रिंसिपल होगा कि सबको हम एक मानेंगे, है ना, मिलके काम करेंगे। तो एडवांसिंग इक्विटी फ्रॉम कोविड-19 टू एम्पॉक्स, कोविड-19 से लेकर एम्पॉक्स के बारे में इक्विटी एडवांस करना वर्ल्ड लेवल पे, इसकी बात करते हैं। अभी ब्रीफली स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बढ़िया आर्टिकल है, इसमें कुछ चीज़ें हमें देखने लायक है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। पहली चीज़ आपको पता ही है, कोविड आया था, कोविड आया ही था पहले, इस बार एम्पॉक्स आया है। अभी इसमें क्या देखने वाला है, एम्पॉक्स कहाँ आया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये आया है। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपको पता होगा जब कोविड आया था तो महामारी वर्ल्ड में फैली थी, वैसे अभी एम्पॉक्स है
तो अब क्या हो रहा है, अमेरिका का जो पूरा अफ्रीका के अंदर, सॉरी अमेरिका कह रहा हूं, पूरे अफ्रीका का जो जो हेल्थ से रिलेटेड जो एक इंस्टीट्यूशन है डिजीज कंट्रोल का, अफ्रीका का जो मेन है, उन्होंने इसको एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया और उसके ही बाद WHO ने भी कर दिया वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, इमरजेंसी होगा ये, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आपको पता होगा कि कोविड-19 जब आया था तब भी एक ऐसी ही स्थिति बनी थी, है ना। पर कोविड में और अभी एमपॉक्स में फर्क क्या है? कोविड में हमारे पास वैक्सीन थी नहीं, पर एमपॉक्स के टाइम हमारे पास कम से कम वैक्सीन तो है। अभी ये वैक्सीन किसके पास है? देखिए यहां पे दिया हुआ है, अंकारा बवेरियन नॉर्डिक एक कंपनी है ना, डैनिश मैन्युफैक्चरर है, इसका नाम है बवारियन नॉर्डिक। बवारियन जो नॉर्डिक है, इनके पास इसकी वैक्सीन है ना। पर अब हो क्या रहा है, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ये R&D करके कोई वैक्सीन बनाई जाती है ना, R&D करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। तो आप एक चीज आपको और देखना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो ग्लोबल साउथ है ना, और एक है आपका ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? बहुत मोटे तौर पे देखें तो ये डेवलप्ड क्षेत्र हैं वर्ल्ड के, काफ़ी डेवलप्ड लोग हैं। ये डेवलपिंग है या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं या उससे भी कमज़ोर वाले नेशंस यहाँ पर हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। तो देखिए ये जो मैंने बताया कि बवारियन नॉर्डिक जो है डैनिश कंपनी है, डैनिश कंपनी के पास ये एमपॉक्स का वैक्सीन है और ये पब्लिक एमपॉक्स अभी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी हो गया है। तो इसकी दवाई हर जगह कैसे पहुंचाया जाए? अब ये जो कंपनी है इसने तो बना दिया है, अगर इस कंपनी की दवा अगर अफ्रीका में लगानी हो तो पर वैक्सीन का खर्चा $100 का आ रहा है। ये कंपनी, उसको जो कंपनी का जो रेट है वो कह रही है कि $100 में ये एक वैक्सीन लग पाएगा एमपॉक्स को। तो आप समझ सकते हैं अफ्रीका में इतनी गरीबी है, तो $100 अगर लगे तो इंडिया का ही आप मान लीजिए $100 कितना हो गया, अप्रोक्स 8,500 से 9,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा है। जैसे मैंने बताया ग्लोबल साउथ डेवलपिंग एरिया है, ये डेवलप्ड एरिया है। तो आप समझ के चलिए जब ये डेवलप्ड है तो ये दवाई बना पा रहे, रिसर्च कर पा रहे, पर बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एडवांसिंग इक्विटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये महामारी है, पूरे 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 विश्व की महामारी हो सकती है, जैसे कोविड में हुआ था। तो अगर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में अगर वैसी हालत नहीं है, दुर्दशा नहीं है कि वो लोग दवाई भी बना पाएं या खरीद पाएं, तो जो वर्ल्ड की संस्थाएं जो चला रही है, UN है, WHO है, वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं, है ना, तो इनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। तो इसीलिए ये साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं, डॉक्टर जो वो कह रहे हैं कि एडवांसिंग इक्विटी को लाना चाहिए वर्ल्ड में, सबके बारे में सोचना चाहिए, हमारा कोर प्रिंसिपल होना चाहिए। नहीं तो ऐसी बीमारियों से आप लड़ेंगे कैसे? इसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने बताया, $100 की बनेगी तो अफ्रीका में लोग लगा के, भारत में भी नहीं, बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे, एशिया में भी बहुत लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये दिक्कत है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इक्विटी ऐसे कोर प्रिंसिपल, हमारे जो सिद्धांत है, कोर सिद्धांत, उसमें इक्विटी एक प्रिंसिपल लाने की जरूरत है। मोटे मोटे तौर पे ये था। बाद में उन्होंने क्या कहा, कोविड में उनको ये कहना था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास काफी स्ट्रेंथ है दवाई बना लेने का। जैसे कोविड में हमने किया था, आपको पता है कोविड में हमने बहुत सारी दवाइयां बनाई भी थी और दिया भी था वर्ल्ड को। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे 2-3 बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम उन्होंने बताया, द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक एंड जायडस कैडिला। ये जो संस्थाएं हैं इंडिया के अंदर, इनके पास काफी एक्सपर्टाइज है वैक्सीन बनाने का। तो इंडिया ये बना के दे सकता है वर्ल्ड में। पर इंडिया कैसे बनाएगा? जब ये वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं ये मिल के, ये जो डैनिश कंपनी है, इनसे बात करके अगर ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारे पावर्स और इंस्टीट्यूशंस आके अगर इसको खरीदना चाहें, खरीद के उसको डेवलप करवाएं, तो काफ़ी सस्ते में इंडिया में बन के वर्ल्ड में बांटी जा सकती है। तो उससे क्या होगा, महामारी खत्म होगी और कोविड में जो हुआ वो दोबारा ना हो, वैसा लेसन हमें कोविड के समय ले लेना चाहिए था। और एमपॉक्स जब आया है
तो ज़रूरत है कि फिर से पावर आए, बढ़े, और ये चीज़ें इंडिया वहाँ पे, ये चीज़ों को करने के लिए इंडिया एक सपोर्टिव नेशन हो सकता है जिसके पास कैपेसिटी है इस चीज़ को करके दिखा देने की, अगर इंटरनेशनल सपोर्ट भी हो उसमें। तो मोटे मोटे तौर पे स्टूडेंट्स यही बताया गया इस आर्टिकल के अंदर, है ना, कि कैसे ग्लोबल महामारी में सारे नेशन को साथ में आना पड़ेगा, और जो भी फिलॉसफी बनेगी, जो भी प्रिंसिपल बनेंगे, उसके अंदर इक्विटी होना बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा ग्लोबल पैंडेमिक जैसे सिचुएशन को टैकल करना आसान नहीं होगा। और आपको पता है, अगर पैंडेमिक फैल गया, अगर लोग नहीं रोक पाए, कोई कंट्री रोकने नहीं आए, तो कोई बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा, हर जगह फैल जाएगा। तो ज़रूरत, इंटरनेशनल एक ज़रूरत है, वही चीज़ें इस आर्टिकल में समझाई गई। जैसे स्टूडेंट मैंने बताया, एक लास्ट चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ है, वो डेवलप वर्ल्ड है। तो डेवलपर वर्ल्ड है तो वो लोग दवाई बना तो लेंगे, प्रोडक्शन करना वो बहुत कॉस्टली होगा, तो इंडिया में ऐसे कंट्री में होगा, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ये ज़रूरत है, एक बर्निंग इशू है, इसकी ज़रूरत है वर्ल्ड को। और आपको पता ही होगा कि देखिए वेस्ट में जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं दवाइयों की, जो दवाई बनाते हैं, कितनी महंगी महंगी उनके पेटेंट होता है, पेटेंट, दवाइयों का पेटेंट होता है। वो एक एक दवाई अगर पेशेंट लेना चाहे तो 5-5 लाख रुपए मंथली खर्च करना पड़ेगा, कैंसर की दवाइयाँ और बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ। तो गवर्नमेंट इसे लड़ने के लिए क्या करती है, पेटेंट से लड़ने के लिए क्या करती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग करती है ना, कंपलसरी लाइसेंसिंग करती है। और जैसे इंडिया के अंदर उसका कॉपी बना लिया जाता है, कंपलसरी लाइसेंस देके बनवाया जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि क्यों दवाइयाँ एक्सेसिबल नहीं हो पाती, रिसर्च कहाँ होता है, क्यों दवाइयाँ महंगी पड़ती हैं, और गरीब देश कैसे इसे लड़ेंगे, उसी पे ये आर्टिकल था, आपको पता होना चाहिए, है ना। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स आज का, ये लास्ट आर्टिकल है, सेंटर येट टू लिस्ट वॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड रूल्स बाय कुकीजो ग्रुप्स KNO लीडर। अभी स्टूडेंट आपको पता ही होगा, बीच में मणिपुर में एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अभी बीच चल ही रहा है, अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। किसमें हुआ था? मिती और कुकी लोगों में, है ना। तो ये जो कुकीजो जो लोग हैं, है ना, आपको अगर थोड़ा ब्रीफली इसका पास्ट देखें स्टूडेंट, तो क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे ना, ये जो कुकीजो लोग होते हैं, इसके बारे में देखते हैं एक बार। जो कुकीजो लोग जो होते हैं, कुकीजो, ये क्या है, ये लोग ना म्यांमार, मिजोरम, है ना, बांग्लादेश, मणिपुर, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कितने स्कैटर्ड हैं वहाँ पे, कितना स्कैटर्ड है नॉर्थ ईस्ट में ये लोग। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये लोग इधर आए कैसे? जैसे मैंने बताया म्यांमार में भी है, तो चीन पीपल, इनको चीन पीपल, जो पीपल, चीन पीपल, है ना, और इस तरीके के नामों से भी इनको बुलाया जाता है ना। तो इनकी जो भाषा है वो तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज से मिलती जुलती भाषा है इनकी, पर ये लोग इतने जगह पे फैले हुए हैं। अभी हुआ क्या, जब ब्रिटिश, आपको पता ही है, जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ काफ़ी डेमोग्राफी चेंज किया, वहाँ पे लोगों को क्रिश्चियन भी बनाया। तो अभी क्या है, क्रिश्चियन उन्होंने बनाया है, तो बहुत लोगों की जो अब ना, कुछ लोग पुराने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग तो क्रिश्चियन भी बन गए हैं, ठीक है। मिशनरी, ब्रिटिश की मिशनरी पॉलिसी आपको पता ही है, तो मिशनरी चलाते थे, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया इनको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ब्रिटिश जब आए थे ना स्टूडेंट्स, तो ब्रिटिशर्स क्या थे, आए थे तो बहुत सारे वहाँ पे रिबेल ट्राइब्स भी थे जो लड़ते थे फॉरेनर से। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ब्रिटिशर से नागा लोग लड़ते थे, नागा ट्राइब्स। तो इन्होंने कुकी उस समय एक मर्सनरी ट्राइब होती थी, मर्सनरीज ट्राइब्स होती थी। तो मर्सनरी क्या होता है, रिवॉर्ड के लिए, दूसरों के लिए लड़ना। तो नाका कुकी का वो लड़ते थे वहाँ पे। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पास्ट, ये लोग कहाँ हैं, क्या है। अब आते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। मणिपुर में अगर आप देखेंगे, मणिपुर में प्लेन लोग हैं और हिली लोग, हिल पे रहने वाले लोग हैं और प्लेन में रहने वाले लोग हैं। तो प्लेन में मेतीस रहते हैं, मेतीस लोग रहते हैं, और हिल्स पे आपके कुकी और नागा रहते हैं। अब ये कुकीज जो ग्रुप है क्या, जैसा मैंने बताया बाकी बहुत जगह पे फैले हुए हैं, काफ़ी स्टेट्स में वो लोग फैले हुए हैं। तो इन्होंने
और जैसे पता मर्सनरी रहे हैं, तो इनके ट्राइबल्स आपको पता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ट्राइबल छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, है ना। तो जब बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी किसी एरिया में, तो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं, इसलिए उनमें झगड़ा होता रहता है। अगर मेथी को राइट्स दे दिए तो कुकी लड़ने लग गए, कुकी मेथी लड़ने लग गया, तो ये चलता रहता है। तो जब आपको पता है जब कन्फ्लिक्ट रहेगा, किसी समाज में कन्फ्लिक्ट रहेगा और कन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पाएंगे, तो वो अपने आप को आम कर लेंगे। तो वैसे ही ये कुकीज़ो लोगों ने भी खुद को आम कर लिया है और अपने ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बना लिया है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये क्या है, इनका जो ग्रुप है कुकीज़ो ग्रुप, एक तो ये है, ये कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है KNO, और एक कुकीज़ो ग्रुप, और साथ में एक और ग्रुप है यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, UPF, यूनाइटेड पीपल फ्रंट। ये बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप मिलाकर बहुत छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके भी आर्म फैक्शंस बने हुए हैं। ये उनका एक ग्रुपिंग है, यूनाइटेड पीपल फ्रंट एक ये, दूसरा KNO मैंने आपको बताया, कुकीज़ो ग्रुप बताया। तो इनके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैडर है, इनके पास कैडर्स हैं, 2200 लोगों के कैडर्स हैं। इनके बेस भी बने हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना। और इनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स भी हैं, मतलब काफी आर्म्ड है ये लोग। तो अभी इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जब भी कोई ट्रीटी साइन करती है इन लोगों से, तो जब इनके पास ये कैडर्स हैं, आर्म्स, एम्युनिशन है, तो गवर्नमेंट को ये सब देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए क्या करती है, ग्राउंड रूल्स बनाती है इनके लिए। इनको क्या लग रहा है, कुकीज़ों का क्या मानना है कि हमारे अधिकार हमको मिल नहीं रहे हैं। पहली चीज उनको लग रहा है कि हमको ऐसे स्टेट में हम रह गए हैं जो हमारे बारे में कभी सोचेगा नहीं, है ना। तो क्या है, गवर्नमेंट ने 2008 में ना, मणिपुर गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और ये कुकीज़ो ग्रुप के अंदर बीच में एग्रीमेंट हुआ था 2008 में। मगर लेटली अभी क्या हुआ है, मणिपुर गवर्नमेंट ने जो 2008 का एग्रीमेंट था इसको ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद क्या हुआ, अब जब ग्राउंड रूल्स ही रद्द कर दिए गए और जो एग्रीमेंट था वो रद्द कर दिया, क्या बोल के किया मणिपुर गवर्नमेंट ने कि ये कुकीज़ो जो ग्रुप हैं, जो ये आर्म्ड ग्रुप है, ये यहाँ पे वॉयलेंस फैला रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं। आपको पता ही है कितना वॉयलेंस अभी हुआ है मणिपुर में। तो गवर्नमेंट कह रही है कि वॉयलेंस इनकी तरफ से भी हुआ है। तो अभी आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट इनके लिए, जैसे इतने आर्म्ड ग्रुप्स हैं, इनके कैंप्स हैं, तो गवर्नमेंट इनके रूल्स सेट करती है। अगर आपने थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा ना, तो एक आर्मी का ट्रक जा रहा है और आपने देखा होगा तो ये कुकी नेशनल आर्मी के कुछ लोग ना वहाँ पे लॉन्चर लगा रहे हैं और आर्मी को भी थोड़ा सा धमकाने डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे, वीडियो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो वो ग्राउंड रूल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ कैंप नहीं लगा सकते, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को खड़ा नहीं कर सकते, इतना आर्म्स एम्युनिशन आप, जितना आपका सैंक्शन आर्म्स एम्युनिशन है उतना ही आप रख सकते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो ग्राउंड रूल्स है दोबारा गवर्नमेंट रूल्स बनाने के लिए देख रही है। अभी तक वो, है ना, अभी वो हुआ नहीं है। देखिए, सेंटर येट टू लिस्ट वॉयलेशन ऑन ग्राउंड रूल्स, है ना। अभी वॉयलेशन अगर होगा तो गवर्नमेंट और रूल स्ट्रिक्ट करेगी, जो जो एग्रीमेंट के साथ वो एग्रीमेंट को खारिज कर देगी। तो इसीलिए ये चीज़ें न्यूज़ में आई थी स्टूडेंट्स। अभी इसमें हमें क्या देखना चाहिए, लेटली जैसे मैंने बताया कि मिजोरम गवर्नमेंट ने कैंसिल क्यों कर दिया बोल के कि इन्होंने वॉयलेशन किया, वॉयलेंस कर रहे हैं, तो ग्राउंड रूल्स इन्होंने मेंटेन नहीं किया, इसीलिए न्यूज़ में आया था। अभी इसमें इनका जो लीडर है, इनके लीडर जो है वो क्या कह रहे हैं, इनके लीडर ये कहना है कि हम लोग सक्सेस, मतलब हम लोग भारत से दूर नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग देश से, हम भारत से अलग नहीं होना चाहते हैं, है ना। हम भी अपने आप को भारतीय मानते हैं, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही रहना चाहते हैं। हमारा लेटली डिमांड क्या रखा है इन्होंने, इनका ये कहना है कि हमारे होम मिनिस्टर से भी हमारे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। हमारा लेटली ऐसा डिमांड है कि हमें अलग एक स्टेट मिले, है ना, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, हमारा असेंबली भी हो, वैसे हमें मिलना चाहिए। ट्राइबल काउंसिल पहले काउंसिल पे प्लान था, अब ये लोग यूनियन टेरिटरी जैसा मांगना चाह रहे हैं, मणिपुर से अपने आप को अलग करके चाह रहे हैं कि हमारा खुद का स्टेट बने। आपको पता ही है मणिपुर इशू में चल रहा है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इवॉल्विंग इशू है। अभी देखना है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है। पर एज एन स्टूडेंट, एस्पिरेंट, और आप भी फोर्सेस पर जाना चाहते हैं, तो आपको ये ब्रीफली थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए।
पूछेगा तो लिखना आना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछेगा तो ये इश्यूज आपको समझाने आने चाहिए कि ये भी सब चीज़ें चल रही है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो यहीं पे स्टूडेंट्स आज खत्म करेंगे, आज ही यह आज का लास्ट था, यहीं पे खत्म करेंगे, दोबारा मिलेंगे हमारे दूसरी क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।